नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री की इस क्लास में आज की हमारी क्लास रहेगी एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद। तो एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो आज की एक छोटी सी क्लास है, इसे आप अंत तक जरूर देखना। करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि इंपीरियलिज्म ए स्टडी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यह पुस्तक लिखी थी जे ए हॉब्सन। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। जे ए हॉब्सन एक पत्रकार, व्यापारी, पूंजीवादी व्यक्ति थे जिन्होंने निम्नलिखित रचनाएं की। तो जे ए हॉब्सन की और कौन सी रचना है? तो पहली रचना है कि इंपीरियलिज्म ए स्टडी, और दूसरी रचना है गिल्ड एंड स्टेट, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का विचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्यूमुलेशन एंड कैपिटल किसने लिखी। तो एक्यूमुलेशन एंड कैपिटल जो लिखी थी, ये लिखी थी रोजा लग्जमबर्ग के द्वारा। रोजा लग्जमबर्ग ने 1913 ईस्वी में एक्यूमुलेशन एंड कैपिटल पुस्तक लिखी। इन्होंने बताया कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की कोख से पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है। साम्राज्यवाद जो है जो पूंजीवाद की चरम अवस्था है, यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी लेनिन ने। दो नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। मार्क्स मार्क्स ने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की एक अवस्था है। हेल्फल्डिंग ने द फिनेंशियल कैपिटल नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने कहा कि जब पूंजी बढ़ जाती है तब पूंजी का निवेश करने के लिए उपनिवेश स्थापित होते हैं और फिर साम्राज्यवाद स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियलिज्म एंड सोशल क्लास की रचना किसने की। तो इंपीरियलिज्म ए स्टडी की जो रचना की थी वो तो की गई थी जे हॉब्सन के द्वारा, लेकिन इंपीरियलिज्म एंड सोशल क्लास की जो रचना ये की थी सुम्पीटर के द्वारा। तो दो नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने औपनिवेशिक विस्तार को सभ्यता के विस्तार की संज्ञा दी थी। तो औपनिवेशिक विस्तार को सभ्यता के विस्तार की संज्ञा देने वाला फ्रांस है। दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फ्रांस ने औपनिवेशीकरण औपनिवेशिक विस्तार को सभ्यता के विस्तार की संज्ञा दी। इंग्लैंड ने औपनिवेशिक विस्तार को श्वेत जाति भार या दायित्व की संज्ञा दी थी। इटली ने औपनिवेशिक विस्तार को पुण्य कर्तव्य की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्राज्यवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? सही समूह को कूट की सहायता से चुनिए। तो जो साम्राज्यवाद के उदय के प्रमुख कारण है, इनमें से कौन कौन से कारण है? पहला है कि औद्योगिक क्रांति तथा अतिरिक्त उत्पादन। तो बिल्कुल ये साम्राज्यवाद के उदय का कारण है। दूसरा, संचार और यातायात साधनों का विकास। तो यह भी सत्य है। तीसरा, कच्चे माल की आवश्यकता। यह भी सत्य है। और चौथा है कि उग्र राष्ट्रवाद का होना। तो यह भी सत्य है। तो एक, दो, तीन और चार, चारों ही ऑप्शन है जो इसके राइट है। तो चार नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। साम्राज्यवाद उदय के अन्य का और कौन से कारण है? राजनीतिक शक्ति का प्रसार, जनसंख्या का दबाव और भौगोलिक खोजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रू द डार्क कंटिनेंट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो थ्रू द डार्क कंटिनेंट नामक जो पुस्तक लिखी गई थी, यह हेनरी स्टेनले के द्वारा लिखी गई है। हेनरी स्टेनले ने थ्रू द डार्क कंटिनेंट नामक पुस्तक लिखी। यह अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारी प्रदान करती है। जानकारी के अभाव के कारण अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एगाडिर संकट का संबंध किससे है। तो एगाडिर संकट का जो संबंध है वो फ्रांस और जर्मनी से है। फ्रांस में किसी कारण से विद्रोह हो गया। दमन के लिए फ्रांस ने सेना भेजी। यह बात जर्मनी को सही नहीं लगी। वह इसके साथ जवाब में जर्मनी ने पैंथर जंगी जहाज भेजा जो एगाडिर बंदरगाह पर आया। संकट उत्पन्न हुआ, फिर संधि हो गई जिसके तहत फ्रेंच का कांगो का आधा भाग जर्मन को दिया गया। यह घटना एगाडिर संकट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला बोअर युद्ध लड़ा गया था। तो पहला जो बोअर युद्ध हुआ था वह हुआ था दिसंबर 1880 से मार्च 1881 तक। 1877 में ब्रिटेन ने ट्रांसवाल व ऑरेंज स्टेट के अधिग्रहण की घोषणा कर दी। यह बोअरों को सही नहीं लगी और पहला बोअर युद्ध 1880 दिसंबर 1880 से मार्च 1881 के मध्य लड़ा गया। पाल क्रूगर बोअर नेता ने मजूब हिल की पहाड़ी पर ब्रिटेन को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा बोअर युद्ध कब हुआ। तो दूसरा बोअर युद्ध जो 1899 से 1902 तक चला था। दूसरा बोअर युद्ध जो 1899 से 1902 ईस्वी तक ब्रिटेन व ऑरेंज स्टेट तथा ट्रांसवाल के बोअरों के मध्य हुआ।
जिसमें ब्रिटेन जीत गया वह बोरीनिगी की संधि 1902 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरीनिगी संधि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी, प्रमुख सॉरी शर्तें कौन कौन सी थी। तो बोरीनिगी जो संधि हुई थी उसकी प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी, तो यहाँ पर 4 शर्तें दे रखी है। पहली है कि बोरो ने ब्रिटेन की प्रभुसत्ता स्वीकार की, तो यह बात सत्य है। दूसरा, ट्रांसवाल व ऑरेंज स्टेट ब्रिटेन के अधीन हो गए, यह भी इस संधि की प्रमुख शर्त थी। तीसरे नंबर पर है कि ब्रिटेन ने बोरो को आश्वासन दिया कि उनकी संस्कृति व भाषा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, परंतु राज्य की भाषा अंग्रेजी रहेगी, तो यह भी सत्य है। और चौथा, भविष्य में स्वशासन दिए जाने की बात कही गई, तो यह भी है जो इस संधि के अंदर मेंशन था। तो 1, 2, 3 और 4 चारों ये जो इसके राइट आंसर है। तो 1, 2, 3, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र वासियों के लिए किसने कहा था, तो यह बात किसने कही थी, यह नारा किसने लगाया था कि जो मिस्र है वो मिस्र वासियों के लिए है, तो यह बात कही थी अरबिक पाशा के द्वारा। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। जब ब्रिटेन ने 1500 अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति मिस्र में की, इसके खिलाफ अरबिक पाशा ने 1882 में उन नियुक्तियों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खार्तून के युद्ध में कौन पराजित हुआ, तो खार्तून के युद्ध में जो ब्रिटेन पराजित हुआ था। सूडान मिस्र के अधीन था, जब काहिरा पर ब्रिटेन का आधिपत्य होते ही सूडान भी ब्रिटेन के अधीन हो गया। अतः यह सूडान के नेताओं को ठीक नहीं लगा और मोहम्मद अहमद मसीहा देवदूत मेहंदी ने ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और खार्तून के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति जनरल गार्डन को पराजित कर मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसोदा कांड का संबंध किन देशों से है, तो जो फेसोदा कांड का जो संबंध है यह इंग्लैंड और फ्रांस से, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। फ्रांसीसी सेनापति मोरचंड ने अपना आधिपत्य फेसोदा द सूडान में नील नदी का ऊपरी भाग पर कर लिया, अतः ब्रिटिश सेनापति कीचनर ने मोरचंड को चेतावनी दी, अतः फ्रांस पीछे हट गया और फेसोदा कांड भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे उपहार में उपनिवेश मिले पर स्वीकार नहीं किए, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था बिस्मार्क ने कि मुझे उपहार में उपनिवेश मिले पर स्वीकार नहीं किए। बिस्मार्क जर्मनी को तृप्त देश मानता था, वह उपनिवेशों की आवश्यकता नहीं समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडोवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ, तो जो एडोवा का युद्ध हुआ था इसमें जो पराजित हुआ था वो इटली हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इटली ने अबिसीनिया इथोपिया पर आक्रमण किया तथा एडोवा के युद्ध 1896 में पराजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा किन देशों के अधीन था, निम्नलिखित देशों को हम बढ़ते से घटते क्रम में बताए। तो बढ़ते से घटते क्रम यानी कि सबसे ज्यादा अधिकार किस देश पर था और सबसे कम अधिकार किस देश पर था। तो अफ्रीका का जो भाग है सबसे ज्यादा फ्रांस के अधिकार में था, फिर इंग्लैंड, फिर बेल्जियम और फिर पुर्तगाल। तो इन चारों का अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों पर अधीनस्थ थे, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में उपनिवेशवाद के प्रसार के लिए प्रवेश करने वाले देशों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो चीन में उपनिवेशवाद के प्रसार के लिए जो यूरोपीय देश चीन में प्रवेश किए थे, तो इनका जो क्रम पूछा गया, इनको जो ईयर लिखा हुआ है उनमें सुमेलित कौन सा नहीं है। तो पुर्तगीज जो 1517 में चीन में उपनिवेश प्रसार के लिए प्रवेश किया था, ये सत्य है। स्पेनिश जो 1575 में, ये भी सत्य है। डच जो 1604 में, और ब्रिटेन जो 1657 में नहीं बल्कि 1637 में गए थे, तो 1657 ये गलत है, 1637 होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। ब्रिटेन चीन में 1637 में गया। चीन में सबसे ज्यादा प्रभाव अब ब्रिटेन का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अफीम युद्ध जो 1839 से 1842 के बाद कौन सी संधि हुई थी। तो जो प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 से लेकर 1842 तक, इसके बाद कौन सी संधि हुई थी, तो इसके बाद हुई थी नानकिंग की संधि। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। अफीम के व्यापार को लेकर चीन व ब्रिटिश कंपनी के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई और 1842 में नानकिंग की संधि हुई। विहंग्या संधि जो चीन व अमेरिका के मध्य 1844 में हुई थी। वामपोला की जो संधि है ये चीन व फ्रांस के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नानकिन संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी है। सही समूह से कूट चयन कीजिए। तो यहाँ पर
4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन ऑप्शनों में जो कुछ संधियों की शर्तें दे रखी है, तो इनमें से जो नानकिन संधि की शर्तें कौन-कौन सी होती है, वह हमें बतानी है। तो सबसे पहला है कि हांगकांग पर ब्रिटेन का आधिपत्य स्वीकार किया गया, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरे नंबर पर है कि केटन के अलावा अन्य 5 बंदरगाह और खोले गए, यह भी सत्य है। कोहंग दल जो चीन को समाप्त किया और मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित किया, तो यह बात भी नानकिन संधि की शर्तों में थी। और चौथा ऑप्शन है कि यूरोपियन देशों को दी गई सुविधा स्वतः ब्रिटेन को मिलेगी, तो यह शर्त भी जो है नानकिन संधि में मेंशन थी। तो 4 नंबर भी सही है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों इसके राइट है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में दूसरा अफीम युद्ध कब लड़ा गया? तो चीन में जो दूसरा अफीम युद्ध लड़ा गया था, वह 1856 से 1860 के मध्य लड़ा गया था। 1856 ईस्वी से 1860 ईस्वी के मध्य दूसरा अफीम युद्ध चीन व ब्रिटेन तथा फ्रांस की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया। चीन पराजित हुआ, वह टिटसिन या पिकिंग की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिटसिन या पिकिंग की संधि जिस पर हस्ताक्षर 1860 में हुए, प्रमुख शर्तें कौन-कौन सी थी? तो इसमें से हमें बताना है कि जो टिटसिन या जो पिकिंग की संधि हुई थी, इनमें से प्रमुख शर्तें कौन-कौन सी है? तो यहाँ पर जो 4 शर्तें मेंशन कर रखी है, इनमें से बताना है कि इस टिटसिन की संधि की शर्तें कौन सी है? तो पहला है कि 11 बंदरगाह और खुलवाए, तो यह सत्य है। दूसरा, बंदरगाहों पर बस्तियां बसाने व स्वतंत्र व्यापार की छूट दी गई, यह भी सत्य है। तीसरा, यांगसी नदी में व्यापार नौ संचालन फ्री कर दिया गया, तो यह शर्त भी टिटसिन संधि की ही है। और चौथा, धर्म प्रचार की आजादी व यूरोपियनों को भ्रमण की छूट दी गई, तो यह शर्त भी टिनसिन या पिकिंग की संधि में ही उल्लेखित है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों ही जो इसके राइट आंसर होंगे। 1, 2, 3, 4 तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 1858 में टिटसिन या पिकिंग की संधि की शर्तें तय की गई तथा उस पर 1860 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन का अपमान युग कहलाता है, तो चीन का अपमान युग कौन सा था? 1860 से लेकर 1898 तक। 1860 से 1898 तक का जो काल है, इसे चीन का अपमान युग कहा जाता है। चीन में हुए अपमान के विरुद्ध चीन में देशभक्त लोगों के द्वारा एक संगठन बनाया, जिसे बॉक्सर या मुक्केबाज कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि चीन में बॉक्सर युद्ध कब लड़ा गया? तो चीन में जो बॉक्सर युद्ध है, यह लड़ा गया था 1899 ईस्वी में। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1899 ईस्वी को बॉक्सर युद्ध शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य यूरोपीय देशों को चीन की भूमि से बाहर कराना था। आगे चलकर चीन की सरकार बॉक्सरों का साथ देती है। 6 देशों की सेना ने इस विद्रोह का दमन किया और सितंबर 1901 को एक संधि हुई, जिसे बोस बोस्कर प्रोटोकॉल कहा गया। तो इसी के साथ ही आज की जो क्लास थी, एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद, ये यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद कल की हम क्लास में पढ़ेंगे जापान का आधुनिकीकरण। तो जापान का आधुनिकीकरण जो कल की क्लास में, आप सभी अवश्य देखना कल की क्लास को। और अभी तक भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले हुए, जहाँ आपको इन क्लासेस की PDF उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।